राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है एक साधारण सी नारी की जिंदगी की कहानी। अब आज के ज़माने में अगर कोई यह कहे कि उसने कभी कार ही नहीं देखी है, तो यही लगेगा कि क्या बेकार की बात कर रहा है। यदि यह कहे कार देखी ज़रूर है, पर कभी बैठकर नहीं देखी है, तब तो साफ-साफ समझ में आ सकता है कि हाँ, सच है, गरीब आदमी कार में बैठ कैसे सकता है, जब तक कोई हारी बीमारी ना हो। निर्मला कभी रिक्शे में भी नहीं बैठती, क्योंकि सदा लगा कि फिजूल खर्ची करने का उसे क्या ही अधिकार है। धूप हो या फिर बरसात, वह सदा पैदल ही चलती रही। एक दो बार पहले कार में सवारी करने का मौका हुआ, तो यूं ही किसी नाते रिश्तेदार के साथ उनकी गाड़ी में बैठी, सो मन सकुचाता रहा कि पता नहीं कार का दरवाजा कैसे बंद होता है और खिड़की का शीशा कैसे ऊपर नीचे सरकता है। अपने बूते कार में बैठने का सपना यूं देखा था कि ब्याह होकर जब ससुराल जाना होगा, तो फूलों से सजी मोटर में बैठने को मिलेगा। ढोलक की थाप पर बन्नी गाती सुहागिनों के कोकिल कंठ से गान फूटते। दो हंसों की मोटर दरवाजे खड़ी रे, आज मेरी बन्नो ससुराल चली रे। फिल्मी गीतों की पैरोडी बनाने में भाभी और चाची होशियार थी। इन्हीं दिनों फिल्म गंगा जमुना के गीत घर घर गूंजते थे। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। उसी लोकप्रिय गीत की धुन पर यह आज मेरी बन्नो वाला गीत ढोलक पर बड़े ठसकेदार धौल धप्पे के साथ गाया जाता था। आंखों ने सपना देखना शुरू कर दिया था कि राजकुमार सावर मोटर में बैठाकर ससुराल ले जाएगा, जहां गाड़ी पोर्च में रुकेगी, सामने बगीचा होगा, बगीचे में फव्वारा लगा होगा, पोर्च की सीढ़ियां चढ़कर दुल्हन ऊपर चढ़ेगी और सामने महारानी की तरह सास झक सफेद कीमती रेशमी साड़ी में ममता लुटाती खड़ी होगी। आरती का थाल लिए सपने पूरे हों, तो सपनों का सपना ही कोई क्यों देखे। सच ही ना कहलाए, सच यह था कि मायके और ससुराल में कुछ भेद न था। गरीबी का जो आलम वहाँ था, सो यहाँ भी था। वह तो रिक्शे में बैठकर जब विदा हुई, तो कलेजा मुँह को आया। सब समझे कि यह पीहर की देहरी छूट जाने की रुलाई है। दरअसल यह रुलाई थी इस बात की कि विदा के वक्त मोटर नहीं हासिल हुई, रिक्शा ही नसीब हुआ। तब मेरी उम्र भी क्या थी, महीना भर पहले ही 14 बरस की पूरी हुई थी निर्मला। माता पिता सोचते कि लड़की सयानी होते होते ही अपने घर पार की हो जाए, वही ठीक। ब्याह करके माता पिता कुछ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं सोचता था। ना लड़की, ना पड़ोसी, ना ही नाते रिश्तेदार। शादी होनी ही है, लड़की को ससुराल तो जाना ही है, यही सब सोचते थे। सच पूछिए तो निर्मला के दिल में खुशी थी कि अब पढ़ने से जान छूटेगी। गणित, विज्ञान और इंग्लिश ऐसे विषय थे जिनसे उसका जी घबराता था। ना खोपड़ी में कुछ दाखिल होता, ना इसके लिए कोई विशेष कोशिश ही की थी उसने। प्रमेय, निर्मेय, बीजगणित के गुणनखंड सब ऐसे राक्षस मालूम पड़ते थे कि जैसे प्राण ही चीर डालेंगे। स्कूल में मास्टरनी मारती और घर में पिताजी। रिजल्ट कार्ड पर लगे लाल लाल गोलों ने ही उसका जी पढ़ाई से हटाया था। पिताजी को भी घर-वर ढूंढने की प्रेरणा इन्हीं गोलों से मिली थी, क्योंकि वे भी समझ गए कि लड़की बड़ी हो रही है और उसका मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ब्याह हो जाने पर स्कूल जाने से जान छूटेगी, ऐसा मान लिया था। शेष समय तकिए और चादर काढ़ने में खर्च किया जाने लगा था। उस जमाने में गली में उस उम्र की सभी लड़कियां यही किया करती थी। अजब प्रतियोगिता थी, किसकी लड़की कितनी सुघड़ है, इसका आकलन बड़े बूढ़े हाथ की दस्तकारी देख कर करते थे। तकियों पर ज्यादा स्वीट ड्रीम काढ़े जाते। गली में डिजाइन छापने वाली जो दुकान थी, वह लड़की की उम्र और कपड़े को देख कर डिजाइन छापती। सारा कढ़ाई बुनाई का कार्यक्रम उसी के बूते पर चलता था। तकिए, मेजपोश व चादर के बाद दहेज की साड़ियों का नंबर आ जाता। फिर सीखने को और भी कई चीजें थी। गुड़िया वाली टिकोची, मोतियों का पर्स, सितारों का हाथ से झलने वाला पंखा, दीवारों पर लगाने को तस्वीरें, कशीदा करके या पेंटिंग करके। उस घड़ी तो मन ऐसे पुलक आया कि इतने नए नए कपड़े, गहने, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सब ये सब चीजें तो माँ खरीदने ही ना देती थी।
कहती, यह सब सिंगार पटार अपने घर जाकर करना। अब चूंकि निर्मला की जिंदगी में वह समय भी आ गया था जब लड़की अपने घर यानी ससुराल जाती है। माँ ने बिन मांगे खुद अपने आप से रिश्ते की एक भाभी को रुपए निकाल कर दिए कि नए फैशन की क्रीम पाउडर ला देना। सुना है 22 रुपए की ऐसी कोई क्रीम आती है जिसे लगा करके लड़की गोरी हो जाती है। निर्मला का रंग सांवला तो नहीं है, हाँ पर थोड़ा सा दबता जरूर है। माँ को जो सांवला ना लगता था वही ससुराल वालों को काला लगा। विदा होकर जब ससुराल पहुंची तो कोई मुंह फट बोली, बहू तो काली ले आई हो। एकदम फिर यूं तो समझो कि ससुराल में किसी को उसका निर्मला नाम ही याद ना रहा। वह सीधे निर्मला से कल्लो हो गई। सास भी मुंह टेढ़ा करती। इस कल्लो के मिजाज बहुत ही टेढ़े हैं। 14-15 की उम्र, कल्लो कल्लो सुनकर जी जल जाता। पर वह करती भी क्या, दिन भर चौका बर्तन, घर का काम काज और ताने, यानी कहानी वही जो एक गरीब की जिंदगी में होती है। गहने जहाँ से आए वहीं गए, रेशमी कपड़ा सहेज कर धरे गए। आने जाने नाते रिश्तेदारों, ब्याह बारात के समय काम आएंगे। तन पर वही और वैसे ही जैसों की वहाँ आदत थी। नए हो तो सस्ते, पुराने हो तो घिसे, बाहर के लायक ना रहें तो घर में पहने जा रहे हैं। काम करना निर्मला की आदत में आया तो मन मार कर जीना भी आदत बना। छोटी किशोरी से वह बच्चे की माँ भी बनी। जोड़ तोड़ कर खर्चे को आमदनी में शामिल करना और आड़े समय के लिए बचा कर रखना भी धीरे धीरे सीखा। जैसे सब होती हैं, निर्मला भी धीरे धीरे पूरी घर जोड़ू औरत हो गई। सुघड़, सयानी, समझदार, गृहस्थिन, जीवन के छोटे छोटे सुख और दुख। सास झगड़ ली तो दुखी हो गई, पति ने प्यार से दो मीठे बोल बोले तो खुश हो गई। होते होते जीवन में एक सहज गति रही धीमी लेकिन निरंतर, जैसे कोई नदी की धारा हो, घर परिवार के तटों के बीच बहती, निश्चिंत लेकिन बंधी हुई। तट तोड़े तो विभीषिका बने, विभीषिका तो नहीं बनी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा भी ना हुआ जो कि बहुत ही गौरव की बात हो। यह एक साधारण नारी की साधारण सी जिंदगी थी। कभी मन करता कि ससुराल को छोड़कर पीहर लौट जाऊं, फिर ख्याल आता कि इसमें माँ बाप की बेइज्जती होगी। 2-4 दिन मन उदास होता, फिर आंसुओं से धुल पूछ कर सब कुछ निखर जाता। अपना घर परिवार अच्छा लगता, पति पर गर्व होता। कभी मन उदास होता तो जी कुढ़ता कि क्या जिंदगी है। 2 कमरों के मकान में किसी तरह घिच-पिच कर सब लोग रहते हैं। ना कभी भी मन का खाया ना पिया, ना कभी घूमने गए और ना कभी कुछ नया खरीदा। इस आमदनी में खर्च बड़ी मुश्किल से समाते हैं और कुछ ना कुछ तंगी हमेशा ही लगी रहती है। जैसी सबकी जिंदगी होती है, वैसी ही जिंदगी निर्मला की भी थी। घर गृहस्थी के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी और एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी लगी। अब एक प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका की गृहस्थी, जिसमें कि माता-पिता, 3 बच्चे और खुद 2 जने, यानी कि कुल मिलाकर 7 लोगों की गृहस्थी थी उसकी। ऐसे में जैसे चलनी चाहिए वैसी ही चलती रही। वैसे तो हर एक की जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है, पर कहानी भी तो वही होती है जो कि कहने सुनने के लायक हो। अन्यथा तो बीऊ हुए, बीवी हुई, बच्चे हुए और मर गए। इसके अलावा जिंदगी की कहानी ही क्या है। निर्मला की सीधी-सादी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। हुआ यह है कि निर्मला का एक देवर, जो कि किसी कारखाने में मामूली तकनीशियन था और दूर शहर में रहता था, उसकी शादी एक बहुत धनी परिवार में बहुत सुंदर लड़की से तय हो गई। शादी तय होते ही घर में तूफान सा आ गया। लड़की सुंदर थी, निर्मला से ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी थी और उसके आने से पहले घर में उसके लिए जो तैयारियां शुरू हुई, उसे देखकर निर्मला के दिल में एक कसक उठी कि मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। छोटी बहू के लिए एक कमरा होना चाहिए, रहेगी तो यहाँ नहीं, लेकिन जितने दिन भी ससुराल में रहे, उसे यह ना लगे कि किन कंगालों के घर आ गई है। आशा तो यह थी कि बड़े बाप की बेटी अपने साथ बहुत कुछ लेकर आएगी। यही सोचकर छत पर 2 कमरे बनवाए गए। रंग रोगन हुआ। इसमें कुछ फंड से भी खर्च करना पड़ा और कुछ कर्ज भी लिया गया, यह सोचकर कि कुछ देवर मदद करेगा और शायद कुछ शादी में भी मिलेगा। पर यह सब ना हुआ। राजकुमारी सी बहू, बड़ी ही गोरी, सास ससुर ने उसे पलकों पर बैठाया। छोटी बहू के माता पिता ने बहुत दिया, पर कर्ज पटाने के लिए ना तो फर्नीचर काम आया और ना ही बर्तन।
बहू के भाई विदेश में रहते थे और अपनी बहन को उसके पति सहित विदेश ही बुला लिया। ब्याह होकर बहू क्या आई, बेटा परदेश का हुआ। लड़की के माता पिता ने गरीब घर का हीरा लड़का शायद छांटा ही इसीलिए था कि वह बिना चूं चपड़ किए बेटी के साथ विदेश में ही बसे। अब तो खूब डॉलर में खेलोगी, आपस में पड़ोसी ने कहती तो सास खुशी से फूली न समाती। इसमें निर्मला को तो कुछ करना न था। छोटी के पीहर से एक साड़ी, एक अंगूठी मिली, पर बहू के महीना भर रहने में जो खर्च हुआ, उसका हिसाब निर्मला किसको बताती। सास छोटी बहू के गुण गाते न थकती थी। बहू कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, बड़े बाप की बेटी है, कितनी पढ़ी लिखी है, और दूसरी तरफ निर्मला है, कुछ ना आता था उसे। सास ने ही तो पढ़ाया लिखाया है और उसे नौकरी पर लगवाया है। अब यह कोई नहीं कहता कि घर का काम-काज करते हुए, पति के लिए समय निकाल कर बच्चों को पालते हुए कैसे पढ़ी-लिखी और नौकरी कर रही है। यह सही है कि पढ़ाई-लिखाई का खर्च तो उसे पीहर से लेकर ना आना पड़ा था। अपने पति की कमाई से ही उसने पढ़ाई की है। यदि सास ठसक से कहती कि उन्होंने पढ़ाया-लिखाया, तो आखिर कमाई तो उनके बेटे की ही थी। निर्मला दिन भर छोटी बहू की तारीफें सुनती, वह भी ऐसी बहू की जो सास के साथ रही ही नहीं है। छोटी बहू जितने दिन ससुराल में रही, मेहमान की तरह से रही, क्योंकि उसे पता था कि जाना है, इसलिए सिवा मीठे बोल के उसे करना ही क्या था। इस महीने भर के प्रवास में वह कभी फेरा डालने पीहर चली गई, तो कभी हनीमून के लिए कुल्लू मनाली। बाकी दिन नाते रिश्तेदारों के यहाँ लंच डिनर और ऐसे ही निमंत्रण, इसमें उसे फुर्सत न थी और शायद जरूरत भी न थी। निर्मला के जीवन में वह एक तूफान की तरह थी जिसने उसके सारे गुड़ तिनके तिनके करके उड़ा दिए थे। निर्मला बड़ी मुश्किल से दाल रोटी बना पाती और छोटी बहू चाइनीज खाना केक बना लेती है, कई तरह का सलाद बनाना जानती है। कॉन्टिनेंटल व्यंजन के नाम भी निर्मला ने छोटी बहू के मुंह से ही सुने। जेब में पैसा हो तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। आज छोटी बहू केक बनाकर खिलाएगी। उसने बनाया पर सामान तो बड़ी बहू को ही मंगाना पड़ा। नई नवेली बहू थोड़े ही पैसे निकाल कर देगी, खर्च बड़ी बहू का और तारीफ छोटी बहू की। एक दिन छोटी बहू से खाना बनाने की बात चली तो उसने फौरन सबको लेकर सिनेमा जाने की बात कह दी, तो सुनने को मिला बड़ी तो कभी सिनेमा दिखाने नहीं ले गई, पर छोटी ने जिद करके सिनेमा दिखाया है। सच तो यह है कि सारा परिवार एक साथ सिनेमा देखने गया, तो खर्च सारा बड़ी बहू का हुआ। छोटी बहू की तारीफ के बीच जब निर्मला ने हिसाब बताया, तो सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। महीना भर अगर मेरी बेटी और बहू घर में रहे, तो उसका हिसाब सुनाती हो। सास नाराज हो गई। निर्मला के मन में एक कसक सी उठती कि मूर्ख तो मैं ही हूँ कि अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करती हूँ। फिर भी जाते समय उनको कुछ न कुछ साड़ी गहने दिए, जो उन्होंने अपनी बेटी को दिए हैं। गुजरते समय के साथ छोटी बहू कभी विदेश से आई, तो कभी उसकी औभगत में निर्मला ने कोई भी कमी नहीं आने दी। लेकिन छोटी ने मकान में जब हिस्से की बात कही, तो निर्मला अवाक रह गई। अब वह भी अगर हिसाब लगाए कि मिनरल वाटर की बोतलें कितने की आई, जो बच्चा पैदा ही विदेश में हुए, उन्हें इंडिया तो दिखाना ही था। बच्चों को कभी आगरा, तो कभी जयपुर, कभी दिल्ली, तो कभी मुंबई घूमने जाने में क्या पैसे खर्च नहीं होते। कभी मुंह खोलकर छोटी ने मन रखने के लिए भी यूं ना कहा कि चलो सोनू मोनू, गुड़िया तुम्हें भी अमेरिका दिखा लाएं। अगर अमेरिका में पैदा हुए बच्चों ने इंडिया नहीं देखा है, तो इंडिया में पैदा हुए को कौन-सा ही देखने को अमेरिका मिला है। जितनी है उतनी तनख्वाह में तो ज़रूरी खर्च भी खींच-तान कर समाते हैं। देवर जी होंगे अमीर, कमाते होंगे डॉलर, पर घर तो कभी पैसा भेजा नहीं है। अरे हमें ना सही, अपने बूढ़े माता-पिता को ही भेज देते। छोटी बहू के गुणगान गाने का इसके अलावा भी बड़ा कारण यह बना कि छोटे ने माता-पिता को विलायत की सैर करा दी। बूढ़े माता-पिता पहली बार हवाई जहाज में बैठे और लगभग 3 महीने विलायत में रहकर आए। सारा खर्च उनके होनहार सपूत ने किया। वीज़ा, पासपोर्ट के सिलसिले में दिल्ली के कितने ही चक्कर बड़े बेटे ने लगाए। वह सब तो बट्टे खाते में गया। साथ में जो ले जाना है, उसकी तैयारी भी महीनों चली। चीज़ें तो छोटी-छोटी हैं, पर इस इंडिया में भी तो कुछ मुफ्त में नहीं आता है। अब माँ-बाप जा रहे हैं, तो बेटा बहू के लिए
पोती पोतों के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। अब कोई हवाई जहाज में गठरी लेकर तो नहीं जा सकता। बढ़िया किस्म की अटैची, बहू के लिए साड़ी गहने नहीं तो 10 किलो शुद्ध देसी घी तो चाहिए ही। जो सामान भेजा जा सकता था उसकी सूची बनी। अचार, पापड़, मुरब्बे, बड़ियाँ और ऐसी ही कई चीजें तैयार करने में निर्मला के हाथों ने काम किया। फिर भी चलते समय सास ने पूछा, बड़ी तुम कुछ नहीं भेजोगी? तब बढ़कर निर्मला ने जवाब दिया था, हम पर कहाँ पैसे धरे हैं। बहुत दिन इसका गाना गाया जाता रहा कि बड़ी बहू कितनी कंजूस है कि बालकों के लिए 2 पैसे की चीज भी नहीं भेजी है। इसके बाद निर्मला ने कभी कुछ भी ना भेजा और ना ही इस बारे में कुछ भी कहा सुना। जिंदगी तो अपनी गति से चलती है, ऐसी ही चलती रही। वे जो बहुत रईस थे, जो हजारों मील दूर थे, पर उनकी कमाई का एक हिस्सा इस घर में तो ना लगा और ना उन्होंने किसी की मदद की। निर्मला का सारा जीवन उनकी ही यश गाथा सुनते-सुनते बीता। निर्मला सोचती कि उसके हिस्से में क्या पड़ा, काम ही काम, खर्चा और निरंतर छोटी बहू से अपनी तुलना, जिसमें हमेशा छोटी का ही पलड़ा भारी पड़ता। सास छोटी बहू की तो तारीफों के पुल बांधती और निर्मला को 2-4 बातें ही सुननी पड़ती। काले कल्लों को तो कुछ आता जाता है नहीं, माँ बाप के घर से कुछ भी लेकर नहीं आई है। उस पर छोटी को देखकर जलती रहती है। दूसरी तरफ छोटी है, कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है और कितनी धनी और कितने मीठे-मीठे बोल बोलने वाली है। विलायत में रहती है, पर उसमें ज़रा-सा भी अहंकार नहीं है। छोटी बहू की प्रशंसा सुनकर तो निर्मला को इतना सा भी बुरा ना लगता, जितना उससे अपनी तुलना सुनकर लगता। सुबह से शाम तक खटती रहती है निर्मला, छोटी बहू की तरह चहकती तो नहीं रहती। अरे काम करे, घर को संभाले, स्कूल जाए, तब पता चले कि छोटी कितनी लायक है, मेहमान की तरह से आती है, रहती है और चली जाती है। गोरी चाची के आसपास बच्चे मंडराते तो फटकार भी पड़ती। 15 दिनों बाद परीक्षा है, चलो पढ़ो। निर्मला सब सुनती, मन में कसक सी होती। चाहे कितना भी शांत करने की कोशिश करो, मन में कसक हो तो चेहरे पर खुशी आ ही नहीं सकती है। कैसे भी बीते समय तो बीतता ही है। अब निर्मला भी अधेड़ हो गई। बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे निकले। मन में तो था कि अगर देवर जी मदद कर दें तो उसका भी एक लड़का विदेश में कहीं कमाने लगे और घर का दलिद्दर धुल जाए। पहली बार कहा भी था, बाबू सोनू को भी वहाँ कहीं नौकरी पर लगवा दो। किस कक्षा में पढ़ रहे हो? मैं एमए में हूँ। एमए किस विषय से कर रहे हो तुम? मैं संस्कृत से एमए कर रहा हूँ। संस्कृत सुनते ही उसे करंट सा लगा हो जैसे। उछल कर देवर जी बोले, अरे कुछ कंप्यूटर वगैरह नहीं सीखा है? संस्कृत का क्या ही स्कोप है आजकल? आजकल संस्कृत पढ़ता ही कौन है? इसके बाद भांसड़ झाड़ेगा कि पढ़े लिखे माता पिता हैं और यही पता नहीं है कि पढ़ना क्या चाहिए। मतलब यह है कि साफ हाथ झाड़ लिए उसने। बेचारे बच्चे का मुंह जरा सा रह गया। छोटे को विदेश में रहते अब 25 वर्ष हो गए हैं। इस अरसे में वे गिनकर 6-7 बार भारत आए होंगे। आए तो ज्यादातर अपने ससुराल में रहे। सही भी है, जब इतनी दूर विदेश में रहते हैं तो कोई भी लड़की पीहर में रहेगी कि ससुराल में। जब भी छोटी बहू विदेश से आई तो ससुराल 2-4 दिन के लिए ही आई। मेहमान की तरह से आई, मेहमान की तरह रही और उसकी खूब खातिरदारी भी हुई। निर्मला के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, छोटा मोटा कोई बिजली का सामान लाए, कुल मिलाकर गिफ्ट लाए तो गिफ्ट ले भी गए। अदले का बदला तो करना ही पड़ता है। यहाँ संस्कृत की पढ़ाई में अपना जीवन बर्बाद करने वाला उनका बेटा अब डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है। बहू भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। छोटा बेटा बैंक में अधिकारी है। बेटी अपने घर बार की हुई। इस बार निर्मला पहली बार अपनी खुद की कार में बैठकर पोते का मुंडन कराने हरिद्वार स्थित गंगा किनारे जा रही हैं। संग में पूरा परिवार है। पहली बार निर्मला कार में बैठी हैं क्योंकि उसकी अपनी कार है और हवा के झोंकों के साथ उसे बचपन में पढ़ी एक कविता याद आ रही है। छोटी सी मोटर मंगवा दो, हवा चमन की खाने को। निर्मला के झुर्रियों भरे सांवले चेहरे पर सुख शांति की अपूर्व छाप है। अपना देश भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।